पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ठीक है, हमने कंपोजिट वॉल का कॉन्सेप्ट समझा था जिसमें आपके पास सीरीज कनेक्शन था, पैरेलल कनेक्शन था। साथ में हमने देखा था कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आए तो वो जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करोगे। करेक्ट है पॉइंट, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपके पास कंपोजिट वॉल का ही प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास सीरीज और पैरेलल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। करेक्ट है। जो कॉन्सेप्ट आपने, ठीक है, पहले जो आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपने समझा था, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने वहां पे समझा था उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना है। करेक्ट है। और अगर इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो इसका मतलब आपके पास जैसा भी आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कल के दिन में, आपको जैसा भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, कंपोजिट वॉल से रिलेटेड, आप उन प्रॉब्लम्स को आसानी से बना सकते हो। करेक्ट। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम में आपके पास क्या क्या गिवन डेटा है, ठीक है, और प्रॉब्लम में हमको क्या फाइंड आउट करना है। राइट। सो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि कंसीडर अ कंपोजिट वॉल ऑफ यूनिट लेंथ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, मतलब आपके पास जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड जो आपके पास डायमेंशन है, ठीक है, उसको उसने बोल के रखा हुआ है कि आपके पास यूनिट लेंथ है। करेक्ट। और बाकी जो डायमेंशन है वो बाकी डायमेंशन आपको गिवन है। राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये भैया आपके पास यहाँ पे ये हॉट फ्लूइड है, और ये जो हॉट फ्लूइड है इस हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको दिया है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नाउ दिस इज द वॉल नंबर 1 और इस वॉल नंबर 1 की थर्मल कंडक्टिविटी आपको मेंशन है। सिमिलरली दिस इज द वॉल नंबर 2, दिस इज द वॉल नंबर 3 एंड दिस इज द वॉल नंबर 4। करेक्ट है। सो जो डायमेंशन है, तो यहाँ पे अगर डायमेंशन आप देखोगे कि भाई थिकनेस भी आपके पास गिवन है, ठीक है, थिकनेस गिवन है आपके पास, ये डायमेंशन भी गिवन है। ये डायमेंशन कितना हो गया 1.5 मीटर, ये डायमेंशन कितना हो गया 1.5 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अभी भी आपको क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है। क्लियर है। और इस साइड में आपके पास क्या है, इस साइड में आपके पास कोल्ड फ्लूइड है। कोल्ड फ्लूइड का अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर आपको बोल के रखा है 25 डिग्री सेल्सियस है, और आपके पास जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो मेरे पास कितना है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थर्मल सर्किट ड्रॉ करेंगे इस कंप्लीट सिस्टम का। ये जो कंप्लीट सिस्टम आप देख रहे हो इसका हम थर्मल सर्किट ड्रॉ करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा हुआ है कि हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। ठीक है, आपके पास ये जो वॉल है इस वॉल से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। तो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहला आपके पास इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। सो मैंने आपको बोला कि कभी भी आपके पास इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछता है तो आपको थर्मल सर्किट पहले ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि थर्मल सर्किट अगर आप ड्रॉ कर लिए तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद देखना है कि भाई सीरीज पैरेलल कनेक्शन के कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं। करेक्ट। सो सबसे पहले यहां से अगर देखोगे तो भाई हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसको समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास हॉट फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास कोल्ड फ्लूइड है जिसका की टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है। तो आपके पास 200 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और टेम्परेचर डिफरेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, आपके पास हीट एनर्जी फ्लो करेगा। किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई वाई डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, इंसुलेशन है। ठीक है, आपके पास क्या है, वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या है, वाई डायरेक्शन में आपके पास कंप्लीट एडियाबैटिक कंडीशन है। कोई भी हीट एनर्जी का फ्लो वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब जो भी हीट एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो आपके पास है एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है। सो सबसे पहले होगा क्या, ये जो हॉट फ्लूइड है इस हॉट फ्लूइड से हीट एनर्जी किसको ट्रांसफर होगा, इस वॉल को। नो, इस वॉल से आपके पास तीन वॉल को जाएगा, इस वॉल से आपके पास इसको जाएगा, उसके बाद फाइनली आपके पास क्या होगा, फर्दर कोल्ड फ्लूइड की साइड में आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। करेक्ट है। सो आपके पास हॉट फ्लूइड से लेके कोल्ड फ्लूइड तक आपके पास जो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है वो डेफिनेटली आपके पास इस वॉल से ही पास होगा। इसीलिए क्वेश्चन में आपको बोला भी है कि भाई बताइए कि ये जो आपके पास वॉल है इस वॉल से कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर है पॉइंट, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थर्मल सर्किट ड्रॉ करते हैं, राइट। सो थर्मल सर्किट अगर ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले क्या रेजिस्टेंस आएगा, समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास हॉट फ्लूइड है, और ये जो हॉट फ्लूइड है इस हॉट फ्लूइड से आपके पास क्या होगा, वॉल को हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। वो कैसे होगा, वाया कन्वेक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जिस टाइप का हीट ट्रांसफर होगा उसी टाइप का आपके पास रेजिस्टेंस जो है, थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो पिक्चर में आएगा। करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें थर्मल रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारे पास हॉट फ्लूइड है और जो वॉल है उनके बीच में क्या होगा, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, सो डेफिनेटली कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। देन क्या आएगा आपके पास, ये जो वॉल नंबर 1 आप देख रहे हो
इस वॉल नंबर 1 का आपके पास कंडक्शन रेजिस्टेंस, तो ये हो गया कंडक्शन रेजिस्टेंस। देन आपके पास यहां पे दिख रहा है कि भाई दो वॉल जो है वॉल नंबर 2 और वॉल नंबर 3 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन है, और पैरेलल कनेक्शन में थर्मल सर्किट बनाना है, तो ये हो गया आपके पास वॉल नंबर 2 का रेजिस्टेंस और ये हो गया आपके पास वॉल नंबर 3 का रेजिस्टेंस। क्लियर। नाउ उसके बाद वॉल नंबर 4 का रेजिस्टेंस, सो ये हो गया वॉल नंबर 4 का रेजिस्टेंस। देन उसके बाद क्या आएगा आपके पास, फर्दर आपके पास कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, फर्दर आपके पास क्या होगा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। क्लियर है। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कितना है भाई TH, और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कितना है मेरे पास TC। करेक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखोगे तो थर्मल रेजिस्टेंस किसका, आपके पास हॉट फ्लूइड और वॉल के बीच में। देन आपके पास वॉल नंबर 1 का कंडक्शन रेजिस्टेंस, वॉल नंबर 1 का कंडक्शन रेजिस्टेंस, देन वॉल नंबर 2 का कंडक्शन रेजिस्टेंस, देन वॉल नंबर 3 का कंडक्शन रेजिस्टेंस, देन वॉल नंबर 4 का कंडक्शन रेजिस्टेंस, देन वॉल और आपके पास कोल्ड फ्लूइड के बीच में कन्वेक्शन ही ट्रांसफर हो रहा है, सो ये आपके पास हो गया कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, किससे शो कर रहा हूं, C से। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास थर्मल सर्किट। अब आपके पास थर्मल सर्किट है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई जो वॉल नंबर 2 है और वॉल नंबर 3 है वो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। करेक्ट है। और पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो अब उसका क्या करना है, हमको 2 और 3 का क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है पहले। ठीक है। सो 2 और 3 का अगर इक्विवेलेंट निकालोगे, सो 2 और 3 का इक्विवेलेंट पहले आप निकालेंगे। ठीक है। सो देखो लिख कैसे रहा हूं मैं, 2 और 3 का इक्विवेलेंट, सो 2 और 3 का इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस हमको पहले फाइंड आउट करना है। करेक्ट। और 2 और 3 किसमें कनेक्टेड है, 2 और 3 आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल के केस में क्या होता है, आप इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया आपके पास इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस 1 अपॉन RTH2 प्लस 1 अपॉन ये हो गया RTH3। ठीक है, 1 अपॉन RTH2 1 अपॉन RTH3। सो यहां से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो 2 और 3 का। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया मेरे पास RTH2, ये हो गया RTH3 और अपॉन RTH2 प्लस RTH3, ये हो गया। राइट। अच्छा, RTH2 RTH3 को आप कैसे लिख सकते हो, तो जो RTH2 है, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सेकेंड वॉल, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, चलिए यहाँ पे हम देखो तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन ये हो जाएगा क्या K2 और ये हो गया A2, लिख सकते हैं। सो अब देखो सबसे पहले आप देखो डेल्टा 2 कितना है, डेल्टा 2 यहां से समझ जाएगा कि डेल्टा 2 कितना है, ये हो गया मेरे पास 0.1 मीटर डिवाइडेड बाय K2। सो K2 मेरे पास कितना है, K2 है मेरे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा एरिया कितना हो जाएगा, सो एरिया अगर देखोगे किस एरिया की बात करते हैं हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया। करेक्ट है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, ये 1.5 एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आपके पास क्या है, लेंथ क्या है, आपके पास यूनिट लेंथ है, तो कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1। करेक्ट है। ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस 2 का। ठीक। नाउ थर्मल रेजिस्टेंस वॉल नंबर 3 के लिए सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास del 3 और ये हो गया K3 और ये हो गया A3। सिमिलरली नाउ del 3 मेरे पास कितना हो जाएगा, सो del 3 कितना है 0.1 के बराबर ही है, del 2 के बराबर ही है, ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय, राइट। K3 मेरे पास कितना था यार, K3 मेरे पास है 1 इनटू A3 कितना हो जाएगा, फर्दर 1.5 इनटू 1। ठीक है, 1 आपके पास अगेन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड लेंथ। करेक्ट। तो ये मेरे पास RTH2, ये हो गया मेरे पास RTH3। तो आप यहां आसानी से क्या निकाल सकते हो, आप आसानी से निकाल सकते हो RTH23। करेक्ट है। और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये यूनिट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास केल्विन पर यूनिट वॉट। क्लियर है पॉइंट। ठीक है। सो यहां से आप RTH23 आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। सो RTH23 आपके पास निकल गया, मतलब 2 और 3 का मेरे पास क्या निकल गया, 2 और 3 का मेरे पास इक्विवेलेंट निकल गया। करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास ये जो थर्मल सर्किट है इसको आप फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हो, ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं, यहीं पे मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। चलो यहां पे अगर मॉडिफाई करोगे तो ये हो गया मेरे पास कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, देन वॉल नंबर 1 का कंडक्शन रेजिस्टेंस, देन आपके पास 2 और 3 का इक्विवेलेंट, देन आपके पास वॉल नंबर 4 का कंडक्शन रेजिस्टेंस, देन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ये हो गया। सो यहां से अगर देखोगे तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया TH और ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास TC। राइट। नाउ दिस इज RTH हॉट फ्लूइड साइड, RTH1, ये हो जाएगा RTH23, ये हो जाएगा RTH
23। नो RTH23 ये हो गया मेरे पास RTH4 थर्मल रेजिस्टेंस 4 के लिए, और ये हो गया RTH कोल्ड फ्लूइड साइड, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास ये किस पे कनेक्शन आ गया। ठीक है, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या आ गया, ये कनेक्शन आ गया सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में अगर मेरे को थर्मल रेजिस्टेंस लिखना है तो, या सॉरी इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये हो गया भाई इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मैं पूरे के पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट लिख रहा हूं। करेक्ट है, अब मैं पूरे के पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास हो गया RTH H। ठीक है, सीरीज कनेक्टेड है ना, तो सीरीज कनेक्टेड पे क्या होता है, अलजेब्रिक समेशन लिख लेते हैं डायरेक्टली हम, RTH23 RTH4 प्लस RTH कोल्ड फ्लूइड साइड, राइट। नाउ यहां से इसको, ये चीजें मैं अभी हटा देता हूं। चलिए, नाउ यहां से कुछ नहीं करना है आपको, RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, नाउ RTH H मतलब आपके पास यहां पे क्या लिख रहा है, कन्वेक्शन में थर्मल रेजिस्टेंस। तो कन्वेक्शन में थर्मल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हो आप, 1 अपॉन, ये हो गया HH और ये हो गया एरिया। ठीक है, अच्छा कौन सा एरिया लेते हैं, जिसके साथ ये फ्लूइड कांटेक्ट में है। करेक्ट है, सो अगर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा, सो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर किससे होगा, समझिए ध्यान से, ये जो हॉट फ्लूइड है और वॉल के बीच में जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा, उसके लिए कौन सा एरिया रिस्पांसिबल है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वही तो रिस्पांसिबल होगा ना। ठीक है, उन्हीं के बीच में आपके पास क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन HH और ये हो गया मेरे पास क्या, A1। क्लियर, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया क्या है, एरिया मेरे पास A1 है। सो यहाँ से अगर A1 लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा A1, ये मेरे पास कितना है 1.5, 1.5, ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 परपेंडिकुलर टू द पोल। सो वहां से मेरे को मिल जाएगा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कहां का, आपके पास 1 का। क्लियर, और वहीं से कनेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हो। नाउ प्लस, चलिए आगे देखते हैं, RTH1 तो यहाँ पे कंडक्शन रेजिस्टेंस, और कंडक्शन रेजिस्टेंस तो ये हो गया del1 और ये हो गया K1, ये हो गया A1। नाउ 2 और 3, सो यहाँ पे RTH23, सो RTH23 अभी मैंने आपको सिखाया है, RTH23 प्लस नाउ RTH4, सो RTH4 ये हो जाएगा डेल्टा 4 और ये हो जाएगा K4 और ये हो गया मेरे पास A4, राइट। नाउ उसके बाद फर्दर आपके पास क्या हो रहा है भाई, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा तो ये हो गया 1 अपॉन HC और ये मेरे पास क्या हो गया 1 अपॉन HC, और इधर को मैं लिख सकता हूं A4, राइट। A1 और A4 दोनों वैसे भी बराबर है। क्लियर, सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। सो ये हो गया 1 अपॉन, नाउ HH, तो HH मेरे पास कितना दिया है 50 मल्टीप्लाइड बाय A1 मेरे पास कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस नाउ डेल्टा 1, सो डेल्टा 1 मेरे पास कितना है 0.05 अपॉन, ठीक है, K1, सो K1 कहां है, K1 है यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा A1 कितना हो गया फर्दर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, RTH23 आप निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं है उसमें, प्लस डेल्टा 4, सो डेल्टा 4 कितना हो गया 0.05 डिवाइडेड बाय K4 मेरे पास कितना है, K4 मेरे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 4 का, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन SC, अच्छा HC मेरे पास कितना है 10, ये हो गया 1 by 10 इनटू A4, सो A4 मेरे पास कितना हो जाएगा भाई अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, करेक्ट है। सो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, करेक्ट है। सो इस वे में आप क्या कर सकते हैं, इस वे में आप इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट आप आंसर क्रॉस चेक कर पाओ। तो ये आंसर जो आपके पास आएगा, ये आएगा 0.0467 केल्विन पर वॉट, ठीक है, 0.0467 केल्विन पर वॉट, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। सो आप कैलकुलेशन आप करके देख लेना, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, राइट। सो यहाँ पे आपके पास जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ रहा है 0.0467, करेक्ट है, ठीक है। सो ये आप ट्राई करके देखिएगा, आसानी से बनेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला था कि भाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल निकालना है, करेक्ट है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल निकालना है। तो चलिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल निकालना है, निकाल सकते हैं क्या, सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल, सो ये हो जाएगा मेरे पास Q डॉट, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। अब देखो, अब यहां से ये बताओ कि भाई यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ का टेम्परेचर आई थिंक 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस था। अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का फ्लो होगा,
करेक्ट है। तो यही आपको हीट एनर्जी का फ्लो जो है वही आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। सो डायरेक्टली मैं कैसा लिख सकता हूं, देखो मेरे को ये टेम्परेचर पता है TH, और मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है TC, करेक्ट है। मेरे को क्या पता है, मेरे को ये टेम्परेचर पता है और मेरे को ये टेम्परेचर पता है। मेरे को इसका नहीं टेम्परेचर पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। मेरे को हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर पता है और मेरे को इधर जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर पता है, करेक्ट है। सो ये हो गया TH माइनस TC डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो पूरा का पूरा सिस्टम का थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि आप कौन सा टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हो, हॉट फ्लूइड का, इधर आपके पास क्या है, कोल्ड फ्लूइड, तो इसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस है वो सारा रेजिस्टेंस आपको इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और वो जो सारा रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, RTH इक्विवेलेंट के बराबर, करेक्ट है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर। सो आप आसानी से यहां से क्या निकाल सकते हो, Q डॉट निकाल सकते हो, क्योंकि TH आपको पता है, TC आपको पता है, ठीक है, TH आपको पता है, TC आपको पता है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। तो आप आसानी से यहां से बता सकते हो, क्या यहां से बता सकते हो कि भाई कितना आपके पास वॉल से हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल देता कि चलिए आप मेरे को एक काम करिए, यहाँ का टेम्परेचर बताइए T1, तो क्या ये T1 टेम्परेचर आप बता सकते हो क्या, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये जो टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर T1 बता रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये भी आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो भाई, ये देखिए, ये बताओ कि यहां से ये जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है जो आपने अभी फाइंड आउट किया है, उतना ही आपके पास पहले कन्वेक्शन के थ्रू इस वॉल को गया होगा, करेक्ट है। पहले आपके पास क्या हो गया, जितना हीट ट्रांसफर यहां से आपने फाइंड आउट किया है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जो यहां से कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इक्वल टू जो यहां से कंडक्शन होगा, जो यहां से कंडक्शन होगा, जो यहां से कंडक्शन होगा, जो यहां से कन्वेक्शन होगा, यही होगा आपके पास, ठीक है। सो आपके पास जो आपने यहाँ पे आपने जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल के रखा है वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास यहां से कन्वेक्शन के थ्रू भी कन्वेक्शन के बराबर भी होगा, करेक्ट है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा, ठीक, यहां पे आपके पास कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, सो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, या फिर इसको एक काम कर सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं Q डॉट 1, और Q डॉट 1 जो है वो डेफिनेटली Q डॉट के बराबर है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, सो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, ये हो गया मेरे पास क्या HH, ये हो गया A, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या TH माइनस T1, करेक्ट है। सो यहां से आपने Q डॉट ऑलरेडी निकाल लिया। अच्छा, Q डॉट कितना आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप कैलकुलेट करेंगे आसानी से बता सकते हो, 3.745 ये आपके पास आएगा किलोवाट में, ठीक है, 3.745 किलोवाट, करेक्ट है। सो देखो ये जो आपके पास Q डॉट है, ये Q डॉट 1 के बराबर भी होगा, और Q डॉट 1 जो है आपके पास क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, और मैं डायरेक्टली उसको क्या लिख सकता हूं, H इंटू A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट है। सो यहां से देखो मेरे को क्या पता है भाई, Q डॉट 1 मेरे को पता है 3.745 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, नाउ HH कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये पता है मेरे को 50 इंटू, अच्छा मेरे को ये बताओ ये एरिया पता है क्या, बिल्कुल ये एरिया पता है, कितना हो गया भाई, ये एरिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि वहीं से कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। नाउ TH, सो TH मेरे पास कितना है, TH है मेरे पास 200 माइनस T1, ठीक है। सो यहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहां से मेरे को मिल जाएगा T1, सो यहां से मैं T1 भी बता सकता हूं, करेक्ट। एंड सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि यहां का टेम्परेचर बताना है, ये हो गया मेरे पास T4, करेक्ट। सिमिलरली मेरे को क्या बताना है, सिमिलरली मेरे को T4 बताना है, सो इन सिमिलरली हम T4 भी बता सकते हैं। तो चलो यहां से आपके पास Q डॉट 4, इसको मैं क्या बोल देता हूं, Q डॉट 4, मतलब आपके पास ये जो वॉल है, इस वॉल से जो आपके पास कन्वेक्शन के थ्रू हीट एनर्जी जो बाहर जा रहा है उसको मैं बोल रहा हूं Q डॉट 4, और Q डॉट 4 भी है वो भी किसके बराबर होगा, Q डॉट के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास HC, ये हो गया A, और ये हो जाएगा मेरे पास T4 माइनस ये हो गया TC, करेक्ट है, T4 माइनस आपके पास TC। सो यहां से अगर देखोगे अगेन Q डॉट 4 इज इक्वल टू HC मेरे को पता था, बिल्कुल पता था, A मेरे को पता है क्या 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, नॉट T4 मेरे को नहीं पता, TC मेरे को पता था, ठीक है, ये जो TC है ये TC मेरे को पता था। तो इन सिमिलर वे में और क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, इन सिमिलर वे में T4 भी क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो अब आपके पास यहाँ का टेम्परेचर आपको पता चल गया, ये आपको T4 पता चल गया। सो अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास इस फेस का टेम्परेचर आप निकाल सकते हो क्या, ठीक है, ये जो फेस है इस फेस का टेम्परेचर निकाला जा सकता है, तो आंसर है बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ का जो टेम्परेचर, इसको मैंने T4 बोला था, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ T3, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ T3। अच्छा T3 निकालना है, T4 मेरे को पता है निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है। सो यहां से जो आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको मैं क्या बोल देता हूं भाई, उसको मैं बोल देता हूं Q डॉट 3, करेक्ट। अगेन जो Q डॉट 3 है वो किसके बराबर होगा, Q डॉट 1 के बराबर होगा,
Q डॉट 3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q डॉट के बराबर होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपके पास कंडक्शन के थ्रू। तो बिल्कुल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देख लो लिखने का तरीका ये हो जाएगा मेरे पास T3 माइनस T4 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, कौन सा वाला थर्मल रेजिस्टेंस, तो आपके पास जो RTH4 था, ठीक है, क्योंकि RTH4 क्या है आपके पास कंडक्शन रेजिस्टेंस वॉल नंबर 4 में। नाउ Q डॉट 3, सो Q डॉट 3 Q डॉट के बराबर है। नाउ T3 मेरे को पता करना है, T4 अभी मैंने निकाल लिया था। नाउ RTH4 को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द डेल्टा 4 अपॉन ये हो जाएगा K4 और ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास E, करेक्ट है, ये हो जाएगा मेरे पास K4 का मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी एरिया, सो क्रॉस सेक्शन एरिया आप आसानी से बता सकते हो, क्लियर। तो इस वे में मैं क्या निकालूंगा, इस वे में मैं निकालूंगा यहाँ का टेम्परेचर, करेक्ट। नाउ अगर यहाँ का टेम्परेचर पूछे तो निकाला जा सकता है क्या, ये हो गया T2, तो यहाँ का टेम्परेचर भी बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने उस साइड से किया था वैसे आप इस साइड से जाओ, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप T2 भी क्या कर सकते हो, T2 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछे आप बता सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा जो गेम है ना वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बैलेंस का है, ठीक है, पूरा का पूरा जो आपके पास गेम है वो एनर्जी बैलेंस का है, कि भाई यहां से जितना एनर्जी गया वही एनर्जी कंडक्ट होगा, ठीक है, इस वॉल से वही एनर्जी कंडक्ट होगा, इस वॉल से वही एनर्जी कंडक्ट होगा, इस वॉल से, और आपके पास वही एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू बाहर जाएगा। सो पूरा का पूरा जो गेम है वो एनर्जी बैलेंस का है, ठीक है। अगर एनर्जी बैलेंस करना आता है, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंसेस लिखने आता है, ठीक है, तो आसानी से उस प्रॉब्लम को आप बना सकते हो, करेक्ट है। तो ये मैंने प्रॉब्लम है जो आपको मैंने करवा दिया, ठीक है। वैसे ही आपके पास देखोगे आपके पास डिफरेंट एग्जाम में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन का, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को भी आप आसानी से बना सकते हो, अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये तो एक प्रॉब्लम हो गया, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिएगा प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना। बोल के रखा हुआ है, कंसीडर स्टडी वन डायमेंशनल हीट फ्लो in a plate of 20 mm thickness with a uniform heat generation of 80 megawatt per meter cube. Left and right faces are kept at a temperature 160 degree Celsius and 120 degree Celsius respectively. The plate has a constant thermal conductivity और वो आपको देख रखा है कितना 200 watt per meter Kelvin. क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है the location of maximum temperature within the plate from its left face is, right? So this is the first question. सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा हुआ, द मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, करेक्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से, ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि भाई ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये समझ आ रहा है कि भाई ये आपके पास क्या है, आपके पास एक प्लेन वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और वो जो प्लेन वॉल है उसको उसने क्या बोल के रखा है कि आपके पास एक प्लेट है, करेक्ट है, और साथ में आपके पास बोल के रखा है कि वो जो प्लेट है उस प्लेट की थिकनेस आपको गिवन है, राइट। उसके अलावा कुछ चीजें और मेंशन है, क्या क्या चीजें मेंशन है, आपके पास स्टडी और आपके पास वन डायमेंशनल, ठीक है, आपके पास स्टडी है, वन डायमेंशन है, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, प्लेट हैज अ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपके पास प्रॉब्लम में मेंशन है, करेक्ट। सो इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद इतना तो समझ आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम किसका है, एक प्लेन वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें आपके पास इंटरनल हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब, ये आपको प्रॉब्लम में मेंशन है, करेक्ट है। चलिए अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक, वॉल विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, जिसमें मैंने आपको तीन केसेस डिस्कस किया था, ठीक है, तीन केसेस हमने यहाँ पे डील किया था, और वो तीन केसेस में से ये कौन सा वाला केस है, तो ये आपके पास फर्स्ट वाला केस है, जिसमें आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास वॉल है या फिर मान लो ये प्लेट है, करेक्ट, और ये जो प्लेट है, इस प्लेट की जो थिकनेस है, ये आपको साफ साफ मेंशन है कि जो प्लेट की थिकनेस है ये मेरे पास कितना है 20 mm। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में उसने बोल के रखा हुआ है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है मेरे पास 200 वाट पर मीटर केल्विन, 200 वाट पर मीटर केल्विन। आपके पास वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन हो रहा है, मतलब आपको क्या दे के रखा है, आपको Q डॉट G प्रॉब्लम में दे के रखा हुआ है, और ये कितना दे के रखा है भाई, ये दे के रखा है आपके पास 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब, करेक्ट है। अच्छा लेफ्ट, ये मेरे पास हो गया लेफ्ट फेस, और ये मेरे पास हो गया राइट फेस, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लेफ्ट फेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है 160 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरे पास लेफ्ट फेस है, इसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है, और जो मेरे पास राइट फेस है, उस राइट फेस का जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है 120 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। जो लेफ्ट फेस का टेम्परेचर है वो 160 डिग्री सेल्सियस, और जो राइट फेस का टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना गिवन है 120 डिग्री सेल्सियस,
करेक्ट। अब देखो, अब इस प्रॉब्लम में आपको क्या पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन पहले आपको ये बताना है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर आपको डील करना है। करेक्ट है। सो ये जो आपके पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से स्टार्ट होता था, उस जो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, तो आपके पास जो स्टार्ट किया था हमने, वो स्टार्ट कहां से किया था, स्टार्ट किया था हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। करेक्ट है। सो क्या लिखा था हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये हो गया डेल स्क्वायर टी प्लस ये हो गया q डॉट g बाई k इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा t बाई डेल्टा टाउ। करेक्ट है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में बोल के रखा हुआ है कि भाई स्टडी है, तो स्टडी है तो बिल्कुल ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो गया जीरो। साथ में बोल के रखा है वन डायमेंशनल है, सो वन डायमेंशनल है तो ये हो गया d स्क्वायर t बाई dx स्क्वायर। करेक्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको जो भी पूछा है ना, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो कहां से पूछा हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट फेस। करेक्ट है। तो लेफ्ट फेस को मैं क्या मान रहा हूँ, रेफरेंस मान रहा हूँ। सो लेफ्ट फेस को मैंने रेफरेंस माना, मतलब जो भी मैं x देखूंगा वो कहां से देखूंगा, लेफ्ट फेस से। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो अब यहां से अगर ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ गया, और ये हो गया आपके पास, ठीक है, सिंपलीफाइड वर्जन आ गया इसका, d स्क्वायर t बाई dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा q डॉट g बाई k इज इक्वल टू 0। करेक्ट। और इसको आपने सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनली जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, या टेम्परेचर का जो वेरिएशन मिला था x के साथ, वो आपको कैसा मिला था, तो याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। ये हो गया t1 प्लस t2 माइनस t1 इंटू x बाई डेल्टा प्लस ये हो जाएगा q डॉट g बाई 2k, ये हो गया डेल x माइनस x स्क्वायर। करेक्ट है। सो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास थोड़ा टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, फाइनली इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को डिराइव आसानी से कर सकते हो। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब हमको बताना क्या है, अब हमको बताना है मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन आपको बताना है, ठीक है, सो मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन बताने के लिए करना क्या है, ये जो टेम्परेचर का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, और dt by dx is equal to 0 from the maximum minimum concept। करेक्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर दूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल क्या है मेरे पास, वेरिएबल है x, और इक्वल टू कर दूंगा क्या, इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को x का लोकेशन है वो डायरेक्टली, मतलब x का वो लोकेशन जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वो मुझे आसानी से मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये तो बात हो गई आपके पास कि आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ोगे तो आपके पास कैसे आपको डील करना है। उसके अलावा अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से और बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑप्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों को ऐड करके भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, राइट। अब देखिए, अगर ऑप्शन आप देखोगे, ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, 15 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, और आपके पास क्या दिया है, 0 मिलीमीटर, ये आपको गिवन है। अच्छा, ये जो प्लेट है, इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर, मतलब अगर मैं मिड प्लेन की बात करता हूँ, मिड प्लेन, तो ये जो मिड प्लेन है ये मेरे पास मिड प्लेन होगा, मतलब इधर से आपके पास क्या हो गया 10 mm, और इधर से भी आपके पास क्या हो गया 10 mm। करेक्ट है। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। मैंने आपको ये बोला था कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो लोकेशन है वो मेरे पास कहां पे होगा, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर का जो लोकेशन है वो मेरे पास कहां होगा। अगर सपोज इसको मैं क्या बोलता हूं, भाई ये मेरे पास T1 है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास T1 है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास T2 है। अगर मेरे पास T1 ग्रेटर है T2 से तो T1 के पास में होगा, और अगर मेरे पास T2 ग्रेटर है T1 से तो T2 के पास में होगा। यही मैंने आपको बताया था, राइट। और यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है कि भाई T1 जो है वो ग्रेटर है किससे, T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से, मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो लोकेशन मिलेगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन क्या होगा, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो लोकेशन है वो आपके पास, अच्छा ये जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 mm। करेक्ट है। ये आपके पास जो मिड प्लेन का, ठीक है, ये जो मिड प्लेन का डिस्टेंस होगा रेफरेंस से, मतलब लेफ्ट फेस से, वो कितना हो जाएगा 10 mm। करेक्ट। मतलब मेरे को जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो मिलेगा वो 10 mm से कम मिलेगा, ठीक है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो लोकेशन होगा वो 10 मिलीमीटर डिस्टेंस से कम होगा। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई 0 तो होगा नहीं, ये तो बात पक्की हो गई, करेक्ट है। अच्छा 15 होगा नहीं, क्यों 15 नहीं होगा भाई, 15 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके पास किससे ज्यादा है, वो 10 mm से ज्यादा है, राइट। अच्छा 10 mm हो सकता है क्या, 10 mm भी नहीं होगा, क्यों 10 mm नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास सिमेट्रिक कंडीशन होती है, ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन बोलने का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक कंडीशन बोलने का मतलब होता है कि अगर इस फेस का टेम्परेचर और इस फेस का टेम्परेचर, दोनों फेस का टेम्परेचर अगर आपके पास आइडेंटिकल है, अगर सेम है, तब हमारे पास मिड में मैक्सिमम आता है,
ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास मिड में मैक्सिमम आता है, बट ये सिमेट्रिक कंडीशन नहीं है, इसलिए आपके पास मिड में मैक्सिमम नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास 10 mm भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया है, और वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास 5 mm। राइट, मतलब आपके पास जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 5 mm। मतलब आपके पास जो x, ठीक है, ये आपके पास जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, ये कितना आ गया, ये आ गया 5 mm, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर के बराबर होगा। क्लियर? और जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन कैसा होता है, ये भी हमने देखा था कि जो भी वेरिएशन होता है वो मेरे पास क्या होता है, सेकेंड डिग्री। जो वेरिएशन होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है सेकेंड डिग्री पैराबोला। करेक्ट है? सो आपके पास जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, ये टेम्परेचर का वेरिएशन मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा था उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, ऑप्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके। करेक्ट है पॉइंट? अब देखो, अब इसी में अगर आपके पास ऑप्शन कुछ इस वे में बन जाता, ठीक है, ऑप्शन को मैं दूसरे वे में फ्रेम कर रहा हूं, अगर आपके पास बोल देता कि भाई चलिए ये मेरे पास कितना हो गया, इंस्टेड ऑफ द 0 mm ये मेरे पास 6 mm है। करेक्ट है? इंस्टेड ऑफ द 0 ये मेरे पास कितना हो गया भाई, ये मेरे पास 6 mm हो गया। इस केस में आंसर आप में ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आपको बताना है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको 5 mm भी दे दिया, आपको 6 mm भी दे दिया है, तो आपको अब ये बताना होगा कि एग्जैक्ट आंसर आपके पास सी और डी में से कौन सा होगा। क्लियर पॉइंट? सो ये क्वेश्चन में ऑप्शन जिस वे में फ्रेम हुआ था, ठीक है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर बताने के लिए डेफिनेटली आपको फिर इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैक्सिमम टेम्परेचर बताने के लिए जैसे कि आपके पास आंसर आ चुका था, क्या आंसर आ चुका था, 5 mm। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या करनी है, x की वैल्यू 5 mm पुट कर देना है। ठीक है, इसमें 5 mm मतलब 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, 5 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि पूरा का पूरा हम एसआई सिस्टम लेके डील कर रहे हैं। सो 5 × 10⁻³ मीटर रखोगे तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट? अब मैंने बोला कि अगर आपके पास 5 और 6, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन में होता तब आपके पास क्या होगा भाई, तब आपके पास आपको यही करना पड़ेगा, यह आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया। राइट, नॉट dt/dx = 0 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो लोकेशन जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नो डाउट 5 mm आंसर है। अब करना क्या है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये T मैक्स आपको फाइंड आउट करना है, और ये T मैक्सिमम कितना होगा भाई, तो ये T मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो करना क्या है। ठीक, एट x = 5 mm। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x = 5 × 10⁻³ मीटर पे जो टेम्परेचर होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि कुछ भी अननोन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास k भी नोन है, q.g भी आपके पास नोन है, बट ध्यान क्या रखना है, ठीक है, 80 मेगावाट नहीं रखना है, आपको क्या करना है 80 × 10⁻⁶ वाट/मीटर क्यूब, आपको ये करना है। करेक्ट है, सो q.g 80 × 10⁻⁶ हो गया। ठीक, टेम्परेचर यहाँ पे आपको दिख रहा है, x की वैल्यू आपके पास कितना है 5 × 10⁻⁻3, डेटा आपको पता है 20 × 10⁻³ राइट। यहां से अगर देखोगे तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और आंसर चेक करिएगा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कितना आएगा। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर आएगा इसका बॉम्बे, दैट इज 165 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा 165 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट पॉइंट? ठीक है, सो आपको समझ आना चाहिए कि अगर मेरे को एक प्रॉब्लम मिलता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम डील करेंगे, क्योंकि ये सारा चीज हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं हुआ है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है, हमने टेम्परेचर का प्रोफाइल समझा है, हमने ये भी समझा था कि अगर आपके पास टेम्परेचर अलग अलग फेज पे अलग अलग है तो मैक्सिमम टेम्परेचर का लोकेशन कहाँ पे होगा। चाहो तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो इस टाइप के प्रॉब्लम में। अगर ऑप्शन आपके पास थोड़ा सा आपके पास इस वे में गिवन है, जैसे मैंने बोला 5 mm 6 mm ये भी गिवन है, तब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको वहीं से जाना होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये आपके पास डेट 2007 का प्रॉब्लम है। 4 नंबर के लिए 4 नंबर का आपके पास क्वेश्चन था, 2 नंबर का आपके पास ये था और 2 नंबर का आपके पास ये था। करेक्ट है, तो ये प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी डील कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल के रखा हुआ है भाई,
कंसीडर वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, x की लिमिट आपको दे के रखा हुआ है थ्रू अ प्लेन विद द बाउंड्री सरफेस x is equal to 0 and x is equal to L maintained at a temperature of 0 degree Celsius and 100 degree Celsius। क्लियर है? Heat is generated uniformly throughout the wall, choose the correct statement। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम को समझिए। तो ये भी इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद भी आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके पास प्लेन वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपके पास हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, करेक्ट। तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास प्लेन वॉल है, ये मेरे पास हो गया प्लेन वॉल, और ये जो प्लेन वॉल है इसकी जो थिकनेस है, ये मेरे पास कितना गिवन है, ये मेरे पास गिवन है L। x is equal to 0 यहाँ पे मान लिया और x is equal to L मैंने यहाँ पे मान लिया, करेक्ट है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, x is equal to 0 कितने पे मेंटेन है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ये कितना मेंटेन है, 0 डिग्री सेल्सियस, और एट x is equal to L पे जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना मेंटेन है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है हीट इज जनरेटेड, राइट, करेक्ट है। सो हीट आपके पास क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का आपके पास जनरेशन हो रहा है। सो वॉल्यूमेट्रिक हीट एनर्जी का जो जनरेशन है उसको मैंने बोल दिया Q डॉट G, राइट। अब आपके पास क्या गिवन है, इसमें आपको बोल रहा है कि आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है, ठीक है, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, सो एक एक स्टेटमेंट को हम पढ़ते चलते हैं और उसके बाद देखना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, राइट। पहला आपके पास जो स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन ए आपको क्या बोल रहा है, the direction of heat flow will be from the surface at 100 degree Celsius to the surface at 0 degree Celsius। मतलब आपके पास पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास जो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस होगा क्या, ठीक है। ये आपके पास पहला स्टेटमेंट गिवन है या पहला ऑप्शन गिवन है। सेकंड में बोल के रखा है द मैक्सिमम टेंपरेचर इनसाइड द वॉल मस्ट बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। थर्ड आपको बोल रहा है द टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर विद इन द वॉल, और फोर्थ आपके पास बोल के रखा हुआ है द टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द मिड प्लेन ऑफ द वॉल, करेक्ट है। सो अब मेरे को ये बताइए, ये आपके पास प्लेन वॉल विद हीट विद इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है, प्लेन वॉल जिसमें कि आपके पास हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऑलरेडी जस्ट इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम में आपके पास क्या था, उस प्रॉब्लम में आपके पास क्या पूछा था, आपको टेंपरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, मैक्सिमम टेंपरेचर कितना होगा ये पूछा था। इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोल रहा है, इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ये आपके पास गेट 2013 का प्रॉब्लम है, वो आपके पास गेट 2007 का प्रॉब्लम था, राइट। सो देखो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होंगे। कॉन्सेप्ट तो भाई वही तो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, वही तो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आने वाला है, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। हाँ, प्रॉब्लम को पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे वो प्रॉब्लम कंप्लीटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में आपके पास स्टेटमेंट दे दिया है और आपको बताना है आप जो कॉन्सेप्ट बनाए हो इसके हिसाब से कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। क्लियर है पॉइंट। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास बोल के रखा है कि भाई हीट एनर्जी का फ्लो क्या 100 डिग्री सेल्सियस से टुवर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं, ठीक है। आपके पास जो हीट है, सबसे पहले तो टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखो। चलो अगर मैं बोलूं टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बनाएंगे, तो टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जा सकता है, बिल्कुल टेंपरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जा सकता है। टेंपरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा भाई, जो मैक्सिमम टेंपरेचर का जो लोकेशन होगा वो किस साइड में होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के पास होगा। मैक्सिमम टेंपरेचर का जो लोकेशन होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस के पास होगा, यही हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लो आपके पास जो मैक्सिमम टेंपरेचर का जो लोकेशन है वो मेरे पास है, और यहाँ पे जो टेंपरेचर है वो क्या है, वो टेंपरेचर मेरे पास मैक्सिमम टेंपरेचर है, करेक्ट है। सो आपके पास यहाँ पे अगर देखोगे जो टेंपरेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा क्या, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास टेंपरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेंपरेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा बनता है, जब आपके पास इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन है तो जो टेंपरेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो तो मेरे पास पैराबोलिक होता है ना, सेकंड डिग्री का पैराबोलिक आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो थर्ड आपके पास बोल के रखा हुआ है टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर विद इन द वॉल, ये तो आपके पास गलत ही है, ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, क्योंकि आपके पास जो टेंपरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, अगर वॉल के अंदर इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा होगा, करेक्ट है। अच्छा, आपके पास जो फोर्थ भी देख लीजिए, डी ऑप्शन जो आपके पास बोल के रखा हुआ है द टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द मिड प्लेन, नहीं, टेंपरेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक इस केस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वॉल का जो टेंपरेचर है वो अलग अलग है, राइट। अगर वॉल का टेंपरेचर सेम होता, मतलब सिमेट्रिक कंडीशन होता, तब टेंपरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता, बट यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक वाला केस नहीं है, इसलिए आपके पास ये भी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट। अब आपके पास पहला स्टेटमेंट देखिए, the direction of heat flow will be from the surface at 100 degree Celsius to the surface at 0 degree Celsius,
मतलब इसमें बोल रहा है कि आपके पास हीट एनर्जी का फ्लो आपके पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा क्या? नहीं, राइट। अब देखो ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ था कि जो आपके पास देखो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे है, मतलब आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है और आपके पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो हीट एनर्जी का फ्लो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी होगा और आपके पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी होगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपके पास हीट एनर्जी का फ्लो होगा। करेक्ट है? तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें बोला हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो विल बी फ्रॉम द सरफेस एट 100 डिग्री सेल्सियस टू द सरफेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ भी हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ भी हो रहा है। करेक्ट है पॉइंट? अच्छा, बॉम्बे क्या बोल करके, अब देखो वैसे भी तीन स्टेटमेंट क्या हो चुके हैं, तीन स्टेटमेंट आपके पास गलत हो चुके हैं, तो जो आपके पास एक स्टेटमेंट बचा है व्हिच इज नथिंग बट द बी स्टेटमेंट, उसमें आपके पास क्या बोल के रखा हुआ था, मैक्सिमम टेंपरेचर इनसाइड द बॉल मस्ट बी ग्रेटर देन द 100 डिग्री सेल्सियस। यस, इट इज करेक्ट, राइट। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अगर आप देखोगे, ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इस 100 डिग्री सेल्सियस से आपके पास ज्यादा ही होगा। ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट भी समझा है और पिछला प्रॉब्लम भी आपने समझा है, ठीक है। पिछले प्रॉब्लम में भी आपने देखा था कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो आपके पास क्या था, जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिया था वॉल के फेसेस पे उससे ज्यादा होगा। करेक्ट है? तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है या जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे। द मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द वॉल मस्ट बी ग्रेटर देन द 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट पे आपके पास, ठीक है, प्रॉब्लम था, ठीक है। आसानी से आप प्रॉब्लम को देख सकते हो, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हो, आसानी से टैकल कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।